हाउ टू सेलेक्ट द पेपर टाइटल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करते हैं उसकी बड़ी हैसियत होनी चाहिए, उस रिसर्च का होना ज़रूरी है। यानी अगर आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि भाई इस पे रिसर्च बनती भी है या नहीं, या हम ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ऐसे एरियाज को सेलेक्ट करना, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम एनालाइज करते हैं काम को, हम किसी भी फील्ड को एनालाइज करते हैं। अब जैसे कि आप एमबीए या एमएस या पीएचडी में जब आप इनरोल्ड होते हैं किसी प्रोग्राम में, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कोई मैनेजमेंट में जाके कर रहा होता है, कोई एचआरएम में होता है, किसी का मार्केटिंग फील्ड होती है, किसी की फील्ड में फाइनेंस होती है, किसी की फील्ड इकोनॉमिक्स होती है। तो ये सभी फील्ड है। आपको ये कहे कि जी मेरा तो प्रॉब्लम एरिया जो है वो, मेरा जो टाइटल है वो तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो सकता है, टाइटल तो नहीं हो सकता। तो अब आपने इकोनॉमिक्स के अंदर इंटर होना है। अब अनियन अप्रोच का, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, फॉलो अनियन अप्रोच। अनियन अप्रोच भी एक बड़ी, जैसे कि फनल अप्रोच थी, इसी तरह एक अनियन अप्रोच होती है। फनल अप्रोच तो खैर आपको आपके रिसर्च के एंड पॉइंट तक लाके खड़ा करती है कि भाई एक रिसर्च का नेक्टर कैसे डेवलप होता है। लेकिन अनियन अप्रोच जो है ये आपको डीप रूट की तरफ लेके जा रही होती है। यानी आपको आपकी फील्ड के एक स्पेसिफिक पॉइंट जिस पर आपकी रिसर्च बनती है या आप कर रहे होते हैं वहां तक पहुंचाती है। अनियन अप्रोच इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने कभी अनियन को काटा हो तो अनियन में काफी सारी लेयर्स होती हैं, और आखिर में जाके एक बहुत ही छोटे से हिस्से में एक सफेद रंग का एक बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट होता है। तो इस वजह से इसको अनियन अप्रोच कहा जाता है। और दूसरी मेथोडोलॉजीज भी हैं मुख्तलिफ नामों से, आप उन्हें भी सर्च कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अनियन अप्रोच ही हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैंने इसको फॉलो भी किया। और ख़ास तौर पे जब आप पेपर टाइटल की तरफ जाते हैं तो पेपर टाइटल से पहले तो आपको आपकी फील्ड देखनी है ना, कि आपने किस फील्ड में रिसर्च करनी है, कौन सा एरिया है। अगर आप मार्केटिंग में कर रहे हैं तो मार्केटिंग के अंदर फिर आप मजीद इंटर होते हैं। मार्केटिंग में कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कई टॉपिक्स हैं जिन पर आप काम कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, कंज्यूमर रिटेंशन है, या कंज्यूमर इंटेंशन है। रीजन बहुत सारे ऐसे सिर्फ टॉपिक्स आज हैं आप लोगों मार्केटिंग के में जिन पे साथ आप रिसर्च करते हैं। फिर आने का मजीद ये आप है कि इंटर होते आप हैं, लोगों फिर के आप साथ स्पेसिफिक जो फील्ड की तरफ जाते ये हैं कि जी हम फर्स्ट एवर मीटिंग है मार्केटिंग में जो है सैनिक वो प्रिपरेशन के एडवर्टाइजमेंट पे भी प्लेटफॉर्म से। जॉब कर सकते हैं, या प्रिंट मीडिया पे जॉब कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जॉब कर सकते हैं, या मुख्तलिफ एरियाज हैं। फिर वक्त के आप और मजीद उसको इन्हेंस कर रहे होते हैं कि जी अगर हम कंज्यूमर इंटेंशन की तरफ जाए तो कंज्यूमर इंटेंशन में हम और किस तरह जा सकते हैं, कस्टमर्स का ज़्यादा इन्फ्लो क्या होता है। अमूमन आजकल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फोकस, जो कि मार्केटिंग की रिसर्च के स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो शॉपिंग मॉल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अभी पिछले 6-7 साल से माशाल्लाह से पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल्स का रुझान भी इंतहा बढ़ गया है। ख़ास तौर पे जब से जो एक दो बड़े शॉपिंग मॉल्स हमारे लॉन्च हुए, डॉल्मेन मॉल है, लकी वन है, तो इन्होंने पब्लिक का एकदम माइंडसेट चेंज किया, परचेजिंग चेंज की। तो ये एक मैं एक एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें चेंज आया है। एचआरएम में बहुत चेंज आया है, इसी तरह मैनेजमेंट की फील्ड्स में बहुत चेंज आया है। तो आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि पहले आप एक ग्रॉस फील्ड को पहले रिव्यू करें, जनरल रिव्यू देखें कि पूरी फील्ड क्या है, कौन सी फील्ड में आपने काम करना है। टाइटल तक पहुंचने का सफर लंबा होता है। लंबा इस लिहाज से होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता होता, आप जब मास्टर्स कर रहे होते हैं आप शुरू में बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं किस फील्ड में रिसर्च करूं, किस एरिया में काम करूं, किस एरिया में मेरा क्या काम कंसिडर होगा, होगा नहीं होगा, ये रिसर्च इस काबिल है या नहीं है। तो ये बड़ी ज़रूरी है बात कि आपका टाइटल बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, आपकी रिसर्च बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वेरिएबल रिसर्च होनी चाहिए कि हाँ यार इस एरिया में रिसर्च बनती है। खास तौर पे जब अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ तो मैंने इंश्योरेंस में रिसर्च की थी। इंश्योरेंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम अभी भी बहुत बाकी है, और मैंने जो काम किया अभी भी उसमें मजीद एक्सटेंशन की गुंजाइश है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको और मजीद एक्सटेंड करूँ अपने काम को, ताकि मैं खुद अपने काम को आगे मुस्तकबिल में जस्टिफाई कर सकूँ। तो इसके लिए पेपर का टाइटल सिलेक्शन के लिए आपको अनियन अप्रोच से मुराद होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी फील्ड को रिव्यू करना होता है कि इस फील्ड के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं, सब फील्ड्स क्या हैं, और किस फील्ड का कंटेम्प्रेरी इशू क्या है। तब जाके आपकी समझ आती है कि हाँ अब मुझे इस पर ये टाइटल बनाना चाहिए पेपर का। वो फिर उसमें आपका सुपरवाइजर भी हेल्प कर रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा मेजर फील्ड, तो मेजर फील्ड जो है वो आपकी कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट मार्केटिंग के हैं, या फाइनेंस के हैं, या एचआरएम के हैं, जो जिस फील्ड का भी होता है पहले आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उसके सब एरियाज की तरफ आप इंटर होते हैं। जब आप इंटर होते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा जी फाइनेंस में ये एरियाज हैं, ये एरियाज हैं। फिर आप सेक्टर पकड़ लेते हैं, कोई भी एक, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, या
एफएमसीजीज हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं। फाइनेंस में खैर एफएमसीजीज है नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर आप कोई काम कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अब इकोनॉमिक्स में क्या किस चीज़ पर आप रिसर्च कर सकते हैं? आप जीडीपी पे रिसर्च कर सकते हैं। आप इस वक्त तो क्योंकि आपके पास बड़ा ही एक बर्निंग इशू है कोविड-19 का, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमी और इवन पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक उसने नुकसान पहुंचाया। दुनिया भर की इकोनॉमी से नुकसान हो रहा है, तो आपके पास एक अच्छा एलिमेंट आ जाता है, आप उसको किसी भी फील्ड के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इशू है ना इस वक्त कोविड। तो इस चीज़ का रिसर्चर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब भी कोई कंटेम्प्रेरी इशू हो तो उस पर फ़ौरन फोकस करें, उस पर काम करें। अब ज़ाहिर है कोविड के हवाले से अभी कोई ऐसा रिसर्च पेपर आपको नहीं फ़ौरन मिले होंगे, काम शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन 2020 में, क्योंकि ये इसी साल में ये आया है, तो आपको इतने ज़्यादा पेपर्स अभी इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आइंदा साल 2 साल में 3 साल में आपको अच्छे पेपर्स इसमें मिल जाएंगे। तो जो अभी जिन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है तो उनके लिए तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में जब अपनी रिसर्च पे जाएंगे तो उनको एक अच्छी रिसर्च करने के लिए एक अच्छा मटेरियल मिल जाएगा और काफ़ी डेटा भी मिल जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की भी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे भी स्टैट्स होती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी मिल जाएंगी कि जो आपके काम में आपको काम को मजीद निखारेंगे और एक कंटेम्प्रेरी इशू के जरिए आप एक बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं। तो सब एरियाज का होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फील्ड के सब एरियाज क्या हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी जीडीपी के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एफडीआईज पे रिसर्च कर सकते हैं, पाकिस्तान के डेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब एरियाज में आती हैं और फिर वहाँ आप मजीद फोकस करते हैं कंटेम्प्रेरी इशूज़ को। कंटेम्प्रेरी इशू ये है कि मैं इसकी बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जहाँ काम करते हैं तो आप ये देखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में रोजमर्रा की बुनियाद पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे कि कस्टमर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर की कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही है, तो उन कंप्लेंट्स को आपने एनालाइज करना है कि यार कंप्लेंट सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आ रही है। कोई भी कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो ये होता है कंटेम्प्रेरी इशू। फिर आप उसको रिव्यू करते हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं कि कस्टमर जो है उन प्रोडक्ट्स को सही तरह से अवेल नहीं कर पा रहा है या इंटरेस्टेड नहीं है उन प्रोडक्ट्स में, या जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको वो मीट नहीं कर रही, जो भी जिस किस्म की भी आप प्रोडक्ट्स की बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी रिसर्च जो है, आपका रिसर्च टाइटल जो है, जो पेपर का टाइटल है, वो कंटेम्प्रेरी इशू को टारगेट कर रहा हो। क्योंकि अगर आपका पेपर टाइटल जो है वो बहुत ही हल्का होगा तो एब्स्ट्रैक्ट तक तो रिव्यूअर वैसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिव्यूअर्स तो आपके टाइटल को ही पढ़ के आपका पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। खास तौर पे जो बड़े जर्नल्स हैं, बहुत ही लकीली कोई अगर आपके एब्स्ट्रैक्ट तक चला है तो चला है, तो वो इसका रीजन यही होता है कि पेपर के टाइटल में इतनी वजन ही नहीं होता इतना कि वो आगे बढ़ना चाहे। एब्स्ट्रैक्ट तक तो वो फिर जब पहुंचेगा ना कि जब वो टाइटल देखेगा टाइटल इतना वीक है, इसमें तो कुछ दम ही खाम नजर नहीं आ रहा, तो मैं मजीद आगे क्या जाऊँ। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पेपर के टाइटल को इतना कंटेम्प्रेरी इशू के तहत डिज़ाइन करें कि पढ़ने वाला उसे एकदम पढ़े और उसको क्लिक कर जाए दिमाग के यस दिस इज द रिसर्च। एंड इमेजिनरी फ्रेमवर्क, अच्छा इमेजिनरी फ्रेमवर्क ऐसा होता है कि इमेजिनरी वो बेसिकली ऐसा नहीं कि दिमाग में आपने सिर्फ बनाना है, बल्कि आप मुख्तलिफ फ्रेमवर्क बनाते रहते हैं अपनी रिसर्च के दौरान। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिसर्च फ्रेमवर्क या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आपने पहले दिन बनाया वही रहेगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब तक जितने भी स्टूडेंट ने रिसर्चेस की हैं, उन्होंने जो पहला अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिर में जो रिसर्च फ्रेमवर्क बना होगा वो पहले वाले से खासा मुख्तलिफ हो गया होगा। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो नई चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, नए वेरिएबल्स आते हैं, कभी-कभी आपको ऐसे वेरिएबल्स भी इंडक्ट करने पड़ते हैं जो आपके रिसर्च के लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, और ये पार्ट ऑफ रिसर्च है। इवन कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि ड्यूरिंग द रिसर्च अगर हम अपने टॉपिक को थोड़ा चेंज करें तो बिल्कुल करें, कोई मना नहीं करता। आप जब अपने रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं उस दौरान आप अपने टॉपिक समेत पूरी रिसर्च में कोई भी तब्दीली ला सकते हैं। ये आपका राइट भी है, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं उसे खूबसूरत बनाना, उसे प्रेजेंटेबल बनाना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका हक भी है। जब आप एक अच्छे कोर इशू को जस्टिफाई कर लेते हैं, जब डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि एक फ्रेमवर्क जो आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो कैसा हो सकता है, क्योंकि फ्रेमवर्क जो होता है वो बुनियाद होता है आपकी रिसर्च की मेथोडोलॉजी की तरह। जाहिर है एक स्ट्रक्चर है, इमारत आप जब बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना, वो स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है? एक इंजीनियर एक चार्ट के ऊपर प्रॉपरली डिजाइन करता है उस इमारत को, उसके तमाम
जो है वो प्रोस एंड कॉन्स देख रहा होता है कि इमारत को किस तरह से डिज़ाइन करना है, इमारत की बुनियाद क्या होनी चाहिए, कितनी इसकी डेप्थ होनी चाहिए, कितने फ्लोर्स की ये इमारत हो सकती है और इसके अंदर फिर सीवरेज सिस्टम किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके अंदर से पानी की लाइन्स को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये सारा फ्रेमवर्क बनाया जाता है। ये इमेजिनेशन से सिर्फ नहीं होता कि नहीं जी मैंने 6 कमरे बनाने में सर अगर वो अपने सिर्फ अंदाजे से बनाएगा तो फिर क्या इमारत बनेगी वो आप सबको पता है। तो फ्रेमवर्क पहले डिज़ाइन होता रहता है और वो और उस फ्रेमवर्क में वो तब्दीली भी लाता है। ऐसा नहीं है कि उसने एक दफ़ा डिज़ाइन कर लिया, उसने कहा नहीं जी बस सब मैं कसम खा के बैठा हूँ यही करना है, नहीं। फ्रेमवर्क को वो तब्दील करता है वक़्त के साथ, उसको जब नई-नई चीज़ें आती हैं, नए-नए इश्यूज़ आते हैं तो उसे उसके हिसाब से उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। आप अगर किसी का आप में से किसी का भी अगर सिविल इंजीनियरिंग से कोई रिलेशन हो, तो आप वहाँ से वज़ाहत ले सकते हैं। तो वो बताएँगे आपको कि किस तरह से एक इमारत के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो इसी तरह रिसर्च के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मेथोडोलॉजी तो बुनियाद है, लेकिन फ्रेमवर्क जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो उसी मेथोडोलॉजी पे खड़ा होता है। अगर मेथोडोलॉजी वीक होगी, तो फ्रेमवर्क वीक होगा। अगर फ्रेमवर्क वीक होगा, तो मेथोडोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी भी, तो रिसर्च काम नहीं करेगी। तो इन सब का एक-दूसरे से लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड की एग्ज़ाम्पल दी आपको या सर्किट बोर्ड की, सॉरी।